नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण में समास के बारे में जानेंगे। एकदम ट्रिकी है, एक बार पढ़ लेने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समास क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कम करना। तो देखते हैं इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द जो बनाया जाए तो उस मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक शब्द, जैसे कि देश के लिए भक्ति। अब हमें इसे समास में परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे। देशभक्ति एक नया शब्द बन गया, संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया, यानी कि जो के लिए है हमने उसको हट गया, लुप्त हो गया। नया शब्द कौन सा बन गया, देशभक्ति। मृत्यु का दंड, इसको अगर हम का को हटा दें तो क्या हो गया, मृत्यु दंड। तो ये क्या हो गया, समास। अब देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। अगर हम इसे याद करना चाहें, एक ट्रिक है याद करने की। ट्रिक वो कौन सी है देखते हैं। आवो तक दुई द्वा, आवो तक दुई द्वा। आ से क्या हो गया, अव्ययीभाव हो गया। बा से बहुव्रीहि हो गया। ता से तत्पुरुष समास हो गया। का से कर्मधारय हो गया। द्वि से द्विगु समास हो गया और द्वा से द्वंद्व समास हो गया। तो इस तरह को याद करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से हम याद कर लेंगे। अब आते हैं सबसे पहले हम अपने अव्ययीभाव समास में। तो अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या है, इसे हम कैसे जानते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव कहते हैं। या पहला पद कौन सा हो, उपसर्ग हो। पहला पद उपसर्ग हो, यानी उपसर्ग लगा हुआ हो, वो कौन सा समास होता है, वो समास होता है हमारा अव्ययीभाव। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे उपसर्ग आ, यथा, पा, प्रति, इस तरह के जो समास, अगर इस तरह के उपसर्ग आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लगे हों तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आ जन्म, आ जन्म, ये आ प्लस जन्म है तो आ ये हो गया उपसर्ग है, आ जन्म हो गया। आ मरण, आ उपसर्ग है, हो गया। यथा, यथा ये भी उपसर्ग है। यथा शक्ति, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन यानी कि प्रति, ये भी उपसर्ग है। तो इस तरह से और इसमें एक और ही होता है जिसे हम लोग द्वंद्व समास बोल देते हैं। वो द्वंद्व नहीं होता है, वो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे देखते हैं कि एक ही शब्द कई बार आए यानी पुनरुक्त हो तो वो भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हाथों हाथ। अगर कुछ लोग अभी बोलेंगे ये नहीं, ये तो द्वंद्व समास है, लेकिन ये द्वंद्व नहीं है। ये कौन सा है, अव्ययीभाव। यानी कि एक ही शब्द 2 बार आए, रिपीट हो, 3 बार आए, उसे क्या कहते हैं, वो अव्ययीभाव समास होता है। द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में योजक लगा होता है, इसमें भी योजक लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। द्वंद्व में क्या होता है, पहले पद के दूसरा पद अपोजिट होता है। पहला पद जो होता है वो दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे रात दिन, अगर रात दिन की बात की जाए तो कौन सा हो गया, तो ये द्वंद्व समास हो गया। अब रातों रात, यहाँ तो कौन सा है, रातों रात, तो रात प्लस रात, ठीक है। और रात दिन की बात करें, इसमें भी योजक है, योजक इसमें भी है। तो इसका मतलब कि जो पहले वाले शब्द के अपोजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और ये जो एक शब्द होता है वो 2 बार रिपीट हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो ये उदाहरण है, हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, रातों रात, रात प्लस रात, और दिनों दिन, दिन प्लस दिन। तो ये कौन सा समास हो गया, ये हमारा अव्ययीभाव समास हो गया है। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास, यानी कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो हो वो लुप्त हो, यानी कि गायब हो, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ट्रिक क्या है इसका, दूसरा पद छोटा होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं।
उदाहरण यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, इसमें बीच में कारक चिन्ह गायब है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को कौन सा कारक हो गया, कारक चिन्ह पता होंगे, 8 कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के कारण संप्रदान के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर संबंध काकी के नानी ने और संबंध अधिकरण में पर से, इस तरह के होते हैं कारक चिन्ह। तो इसमें कौन सा कारण है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म कारक का चिन्ह है, तो यश को प्राप्त। दूसरा क्या है, विद्यालय, विद्या के लिए घर, तो इसमें कौन सा है, संप्रदान कारक, विद्या के लिए घर, तो तत्पुरुष संप्रदान कारक। इसमें तीसरे में क्या हो गया, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो ये कौन सा है, संबंध, यानी कि ये कौन सा है, तत्पुरुष समास। यानी जिसमें कारक चिन्ह जो आए, कारक चिन्ह का, जिस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, अगर हम इसे विस्तृत लिखें तो उसमें कारक चिन्ह हमारा आ जाएगा। जिसमें कारक चिन्ह आता है वो कौन सा समास होता है, वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास के 6 वेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के कौन से वेद होते हैं, 6 वेद होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया है। तो कर्म तत्पुरुष, यानी इसमें क्या होता है, इसमें को का लोप होता है, जैसे अभी देखा है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो ये को है, इसमें गायब था, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण क्या होता है, से या के द्वारा का लोप होता है, जैसे भयभीत, भय से भीत, तो से है, इसका लोप हो जाता है। तुलसी कृत, यानी तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत कोई रचना, ठीक है, तो द्वारा जो है वो गायब हो गया। इसके बाद में आता है संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष कारक, तो ये क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप होता है, जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए घर, ठीक है। इसके बाद में आता है अपादान, अपादान तत्पुरुष है, इसमें से यानी जो अलग होना है, जैसे धनहीन, धन से हीन, तो ये कौन सा है हमारा अपादान तत्पुरुष। आगे देखते हैं, पांचवा क्या है हमारा, संबंध तत्पुरुष। संबंध क्या है, का की के का लोप होता है, यानी कि देशवासी, देश का वासी, घुड़ दौड़, घोड़े की दौड़, ठीक है, इस तरह से। और छठवां हमारा है अधिकरण तत्पुरुष, यानी में या पर का लोप होता है, जैसे लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय, घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, तो इस तरह से। आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अपना अगला समास हमारा है कर्मधारय समास। इसकी क्या परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण या विशेष या उपमान उपमेय में का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जैसे कि पहला पद होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेषता बताता है, ठीक है। विशेषण और विशेष का जो संबंध होता है, पहला उपमान उपमेय का संबंध होता है, वो कर्मधारय समास होता है। ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ये है कि विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं, अगर इन्हें हम विग्रह करें तो इनमें जो है या है जो या के समान आएगा वो कौन सा हमारा कर्मधारय। अब जैसे कि नील कमल, नील कमल मतलब नीला है जो कमल, नील कमल। चरण कमल यानी कमल के समान चरण, ये आया के समान। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी कि ये भी है जो। नर सिंह यानी सिंह के समान। तो इस तरह के यानी कि है या है जो या के समान जो बीच में आते हैं शब्द, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला समास हमारा कौन सा है, द्विग समास। द्विग समास क्या है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विग समास होता है। ये बहुत ही सिंपल है, यानी जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। अभी देखते हैं, जैसे प्रथम पद संख्यावाची होगा, ट्रिक इसका क्या है, प्रथम पद जो है उसका संख्यावाची होगा, वो हमेशा द्विग समास होता है। जैसे दो राह, दो राह यानी कि दो राहों का समूह, ठीक है, संख्यावाचक है दो। त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह, पहला पद संख्यावाचक है। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह।
तो इस तरह का द्विगु समास होता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा आया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखते हैं क्या है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर और तथा या अथवा लगता है तो द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अब इसकी ट्रिक देखते हैं अपनी ट्रिक से कि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे होते हैं। अभी पहले बता चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब व्यवहार में तो दोनों पद होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखते हैं अच्छा बुरा, इसमें क्या है योजक का चिन्ह लगा है और एक दूसरे के अपोजिट हैं, अच्छा या बुरा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया द्वंद्व समास। दूसरा क्या है ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, दूसरा अगला देखते हैं देश विदेश, देश या विदेश, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके बाद आता है दिन रात, दिन या रात। ठीक है, ये भी अपोजिट है। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। सॉरी, इसके बाद में आता है हमारा बहुव्रीहि समास। देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या परिभाषा है इसकी, देखते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों, वो कौन सा होता है बहुव्रीहि समास होता है। ट्रिक से देखते हैं, अपनी ट्रिक से देखते हैं तो विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो तीसरा अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। और एक बात ये है, खास बात इसमें ये, इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे महापुरुषों के यानी कि बड़े पुरुषों के नाम आते हैं, जो जैसे दशानन यानी कि 10 आनन यानी कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, रावण के कितने मुख थे 10। दूसरा क्या है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, यानी कि जिसके वस्त्र पीले हैं वो कौन है श्री भगवान कृष्ण। ठीक है, चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इस तरह की ये हमारे समास, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। एक बात इसमें ये और है कि इसमें जैसे चतुर्मुख 4 मुख हैं, अब ये कहोगे कि ये द्विगु समास भी हो सकता है क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है, लेकिन नहीं, ये तीसरा अर्थ जिसका निकलता है वो होता है बहुव्रीहि समास। अगर ये कहीं पर दिया जाता है इस तरह का तो वो हमारा कौन सा होगा, अगर कोई संख्यावाचक है और तीसरा अर्थ निकल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसे बहुव्रीहि समास, ना कि द्विगु समास। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी दिक्कत हो कमेंट करें, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।